जब रात गहरी काली होती है तो उसका कालापन सुबह तक बरकरार रहता है। वीरा के लिए यह सुबह वैसी ही उदास और गमगीन थी। वो आलोक के घर के बाहर लॉन में खड़ी उगते सूरज को देख रही थी, पर कल वाली घटना के बाद वो इतना समझ गई थी कि उसकी जिंदगी का सूरज अब शायद कभी ना उगे। भारती, अपर्णा और खासकर आलोक, वो तीनों उसकी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, मगर अब वीरा को लगने लगा था कि इस शैतान के हाथों तड़प तड़प कर मरना ही शायद उसकी किस्मत है। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि उसके पीछे से किसी के आने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो आलोक था। वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार था। उसे देखकर वीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में इतना दर्द था कि उसके होठों पर वो हंसी बेमानी लग रही थी। आलोक उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर उसने कुछ नहीं कहा और फिर धीमे से बोला, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मुझे, कुछ इमरजेंसी केसेस हैं, पर माँ आज घर से ही काम कर रही हैं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। शी इज़ हियर फॉर यू। वीरा ने बस ठीक है कहा और कुछ नहीं। आलोक देख पा रहा था कि आज वीरा कुछ ज़्यादा ही परेशान है। कल जो हुआ उसके बाद आलोक की परेशानी भी बढ़ गई थी, पर वो इस तरह हार नहीं मान सकता था। उसने वीरा को फिर कहा, वीरा प्लीज ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। वीरा ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो आलोक पर यकीन करती थी, पर उस बुरी ताकत पर नहीं। वो उस साए की ताकत देख चुकी थी और उसे समझ आ गया था कि अब शायद सब ठीक होना उतना आसान नहीं है। वीरा जहां रह रही थी वहां से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लाइफलाइन के साइकियाट्रिक वार्ड का पूरा स्टाफ रूम नंबर 11 के पेशेंट से परेशान था। वो चेहरे पर अनुभव की झुर्रियों वाली एक 70-75 साल की बूढ़ी औरत थी, जिसने पिछले 2 दिनों से खाना पीना छोड़ दिया था और बस एक ही बात की रट लगा रखी थी कि मुझे संजना से मिलना है, तुम लोग मुझे उससे क्यों नहीं मिलने दे रहे हो, बस एक बार मेरी उससे बात करवा दो। वहां के स्टाफ को शायद उस औरत की चीखें सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर रिसेप्शन पर बैठी एक 24-25 साल की लड़की अब उन आवाज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अपनी जगह से उठी और तेज कदमों से उस बूढ़ी औरत के कमरे में गई और लगभग चीखते हुए बोली, कितनी बार समझाए, आपकी संजना पिछले 1 हफ्ते से यहाँ नहीं आई और अब अगर आपने चीखना बंद नहीं किया तो शॉक थेरेपी देनी पड़ेगी, समझिए आप। उस लड़की की बात सुनकर उस औरत ने चीखना तो बंद कर दिया, पर वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मुझे इतने दिनों तक मिलने नहीं आई, प्लीज तुम लोग ही उसे फोन कर दो। उस लड़की ने अब की बार थोड़े नरम लहजे से कहा, आंटी 10 बार फोन लगा चुके हैं आपकी नाती को, पर उसका नंबर बंद है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज। वो औरत निराश होकर शून्य को देखने लगी और वो लड़की उस कमरे से बाहर चली गई। उस बूढ़ी औरत को जिस संजना की तलाश थी, क्या वही संजना वीरा थी? यहां घर की हवा नाउमीदगी से भरी हुई थी। लगातार न चाहते हुए भी पिछली रात का वो खौफनाक मंजर बार बार वीरा की आंखों के सामने आ जाता। खुली हवा में होने के बावजूद वो काफी बेचैन सी होने लगी। यही सोचते सोचते न जाने कब वो घर के अंदर आ गई। लिविंग रूम में देखा तो भारती डिनर टेबल पर बैठकर कुछ काम कर रही थी। इस अफरा तफरी के बावजूद भारती को ऐसा काम करते देख उसे काफी राहत महसूस हुई। उसे लगा कि इस बेचैनी से बचने का एक ही सही रास्ता है कि वो खुद को किसी काम में बिजी रखे। वो आकर भारती के पास बैठ गई। भारती ने उसे देखकर कहा, ये बच्चे भी ना आंसर शीट्स में कुछ भी लिख देते हैं, अब चेक करूं तो भी कैसे?
ऐसा कहते वक्त भारती के चेहरे पर एक परेशान सी हंसी थी। वीरा को लगा कि सिर्फ वो ही नहीं है जो इन सब ख्यालों से दूर भागना चाहती है। सभी को अपने मन में कुछ देर ही सही लेकिन शांति चाहिए थी। वीरा ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं मदद कर दूं आपकी कुछ? भारती ने उसे एक नज़र देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही वीरा ने एक आंसर शीट उठाई और कहा, अरे ये आंसर तो गलत है, लगता है किसी के नंबर कट होने वाले हैं। यह सुनकर दोनों की हंसी निकल गई। एक अरसे बाद इस घर में थोड़ी हंसी गूंजी थी। भारती ने हंसी के बीच कहा, कमाल है, आई मस्ट से व्हाट अ वंडरफुल थिंग द माइंड इज। तुम्हें एक्सीडेंट के पहले का भले कुछ ही याद ना हो, मगर स्कूल की फिजिक्स का फॉर्मूला एक नजर देखते ही समझ आ गया। इस बात से वीरा का भरोसा भी दोबारा जागा। उसकी याददाश्त वापस आने की उम्मीद कहीं ना कहीं अब भी थी। शायद अब तक में ये पहली बार था जब वीरा और भारती परेशानियों को भूलकर घुल मिल रहे थे। पर भारती के मन में अब भी कुछ था जो वो वीरा से कहना चाहती थी। कॉपीज चेक करते हुए उसने अपना पेन नीचे रखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है इस सब की शुरुआत में मैं तुमसे बहुत गलत तरह पेश आई। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। तभी वीरा ने अपना हाथ भारती के हाथ पर रखा और कहा, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है, मेरी इस कंडीशन के बाद भी शायद कोई अपना भी नहीं करता। पता नहीं मैं कभी अपनी फैमिली से मिलूंगी भी या नहीं, पर यह फैमिली जो मेरी बन गई है इसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। वीरा ने एक पल रुककर कहा, चाहे मेरी मेमोरी फिर से आए या ना आए। एक बार फिर घर हंसी से भर गया। भारती और वीरा अब एक दूसरे को समझने लगे थे। वीरा को कहीं ना कहीं एक माँ मिल गई थी और भारती को वो साथ जिसकी कमी आलोक की जिंदगी के साथ साथ इस घर को भी खल रही थी। भारती से बात करने के बाद वीरा का हौसला बड़ा जरूर था, पर उसका शरीर अब भी काफी कमजोर था। पेपर्स चेक करने के बाद भारती ने वीरा से कहा कि अब उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। पहले तो वीरा ने काफी मना किया, पर बात रखने के लिए वो अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी मेडिसिन्स ली और बेड पर लेट गई। मन हल्का हो जाने की वजह से उसे नींद भी बड़ी आसानी से आ गई। घर में तनाव की हवा कम ही हुई थी, मगर शायद उस साए को यह पसंद नहीं आया। सूरज सर पर था और अभी कुछ भी गलत होने की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। सोती हुई वीरा के कानों में गुर्राती हुई आवाज पड़ी, गलत किया तूने। उस आवाज में इतना गुस्सा था कि वीरा की नींद को उसने एक झटके में तोड़ दिया। उसकी आंखें एक खौफ के साथ खुली और उसने देखा कि वही साया उसके ऊपर बैठा था। जला हुआ चेहरा और वो तेज गंध ने वीरा को अंदर तक झकझोर दिया। वीरा चीख पाती उसके पहले उस साए ने उसका गला जोर से दबाना शुरू कर दिया। वो पिशाच गुस्से में बोल रहा था, मुझे घर से निकालने की जरूरत की तूने। वीरा का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें जैसे बस अपनी मौत को देख रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वो जैसे एक गहरे काले कुएं में गिरती जा रही थी और उस कुएं का कोई अंत नहीं था। उसकी धड़कन बस रुकने ही वाली थी कि अचानक उसके गले पर से वो तेज वजन हट गया। उसने खुद को संभाला और देखा तो वो साया कहीं नहीं था। उसने भागकर दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने बड़ी जोर से पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। वो दर्द से झटपटाने लगी। थोड़ी मशक्कत के बाद उसका हाथ दरवाजे के लॉक तक पहुंचा और उसने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। उसे नीचे भारती अपना काम करते हुए साफ दिखाई दे रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ जैसे किसी ने रोक रखी थी। उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसे चोट पहुंचाने वाला कोई इंसान नहीं था जिसकी ताकत काबू में की जा सकती है।
अचानक वो साया वीरा को गर्दन से ही पकड़कर घसीट कर सीढ़ियों तक लाया। इस बार उस साये का गुस्सा किसी अलग उफान पर ही था, जैसे उसे वीरा की एक पल की खुशी भी रास नहीं आ रही थी। सीढ़ियों तक लाने के बाद उसने वीरा को खड़ा किया और उस साये ने एक कुर्राती हुई आवाज में कहा, अब तू भी उतना तड़पेगी जितना मैं तड़पा हूं। और इस बार उस शैतान की आवाज भारती के कानों में भी पड़ी। भारती ने ऊपर देखा तो पाया कि वीरा सीढ़ियों पर खड़ी है, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वीरा को किसी ने उठाकर रखा है। वीरा तड़प रही थी और भारती को वीरा के पीछे कोई नहीं दिखा। भारती घबराकर सीढ़ियों के लिए भागी ही थी कि उस साये ने वीरा को सीढ़ियों पर से धकेल दिया। वीरा टकराती हुई नीचे आ गई भारती के कदमों में। उसके शरीर पर गहरी चोटें लगी थी। भारती को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने हड़बड़ाते हुए आलोक को फोन किया। उसने कहा, बेटा बेटा वो वीरा, उसने वीरा को, और कहते कहते रोने लगी। आलोक भागता हुआ हॉस्पिटल से निकला। हॉस्पिटल से घर तक आने तक उसके मन में कई डरावनी संभावनाएं बन चुकी थी। वो सोच रहा था यदि वीरा को कुछ हो गया तो, पर फिर उसने अपने मन को समझाया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आलोक जैसे तैसे घर पहुंचा तो देखा कि वीरा भारती के कमरे में बेहोश थी। घाव गहरे थे मगर जानलेवा नहीं थे। वीरा के होने और ना होने के बीच का फर्क आलोक को अंदर तक डरा गया था। वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। जब तक वीरा को होश नहीं आया, आलोक उसके पास ही बैठा रहा। हर मिनट के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वीरा को होश आया, तब जाकर आलोक ने राहत की सांस ली। आलोक ने कुछ कहने की कोशिश की पर उसकी आवाज लड़खड़ा गई। वो बस खुश था कि वीरा सही सलामत थी। तभी एक कमजोर सी आवाज में वीरा ने कहा, क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए ये सब? आलोक को कुछ समझ नहीं आया। तभी वीरा ने आगे कहा, हॉस्पिटल में मुझे पता चला था कि तुमने भी किसी अपने को ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में खो दिया था। कौन था वो? आलोक थोड़ा सहम गया। एक अरसे के बाद किसी ने इस बारे में उससे बात की थी। आलोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं किसी से भी उस बारे में बात नहीं कर पाता, बट इफ यू आर आस्किंग देन यस, देयर वाज समवन। हमारी शादी होने वाली थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर शादी से एक हफ्ते पहले उसका मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आया एंड माई वर्ल्ड शैटर्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। इतना कहकर आलोक चुप हो गया। वो याद जिसे वो हमेशा अपने अंदर दफन कर देना चाहता था, वो एक बार फिर उसके सामने थी। वीरा ने उसे देखा और कहा, क्या यही रीजन है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो? क्योंकि मेरा एक्सीडेंट तुम्हारी कार से हुआ था। आलोक को नहीं पता था कि इसका जवाब वो कैसे दे। वो कुछ देर रुका और उसने कहा, मुझे नहीं पता व्हाई आई एम डूइंग दिस। मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है, पर इतना तय है कि ये मैं अपना पास्ट भुलाने के लिए नहीं कर रहा हूं। वीरा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आलोक का हाथ पकड़कर कहा, यू डोंट नीड टू आंसर दिस। आई नो तुम ये क्यों कर रहे हो। दोनों हाथ थामे कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। कुछ था उनके बीच जो अब पूरा हो रहा था। ये एक नई शुरुआत थी आलोक और वीरा के बीच, एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत। वीरा अब ठीक थी, मगर उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी। उसे कमरे में आराम करता छोड़ आलोक बाहर आ गया। बाहर भारती किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आज उसकी आंखों के सामने जो हुआ उसका भारती पर गहरा असर हुआ था। आलोक को देखकर भारती ने जल्दबाजी में कहना शुरू किया, बेटा
अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह से पहले कभी उस साये ने वीरा को चोट नहीं पहुंचाई थी, मगर मैंने खुद आज उस शैतान की आवाज सुनी। उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था बेटा। आलोक समझ गया था कि अब वीरा के पास ना तो ज्यादा वक्त बचा था और ना ही ताकत। आलोक ने कहा, तो अब क्या करें हम? किसकी हेल्प ले? तब भारती को अचानक कुछ याद आया। कोई था जो उसकी मदद कर सकता था। उसने कहा, नीरजा। अब बस वही है जो वीरा की कुछ मदद कर सकती है। नीरजा भंडारी पेशे से एक नर्सरी टीचर थी और भारती की पुरानी दोस्त भी। अपने खुद के बच्चे ना होने के कारण नीरजा ने नर्सरी के बच्चों में ही अपनी दुनिया बना रखी थी। वो बच्चे उसकी जान थे, मगर बच्चों को पढ़ाने के अलावा नीरजा के पास एक गिफ्ट थी और वो थी एस्ट्रल वर्ल्ड, यानी कि दूसरी दुनिया में रहने वाली स्पिरिट्स और घोस्ट से बातें कर सकती थी। नीरजा ने अपनी इस गिफ्ट को कभी पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया, बस उसकी इतनी ही कोशिश रहती थी कि वो किसी की मदद कर पाए। और भारती का भरोसा था कि नीरजा उसकी मदद जरूर करेगी। भारती अगले ही दिन नीरजा से मिलने उसके स्कूल जा पहुंची। इतने सालों बाद भारती ने नीरजा को पढ़ाते देखा। नीरजा बच्चों से कह रही थी, चलो अब सब लोग होमवर्क में एक एक स्टोरी लिखकर लाओगे, और नहीं लाए तो लड़कों को मुर्गा और लड़कियों को। तभी पूरी क्लास के बच्चों ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुर्गी। स्कूल की फाइनल बेल के साथ क्लास खत्म हुई और नीरजा ने देखा कि भारती क्लास के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। पहले तो नीरजा भारती को देखकर शॉक हो गई। उसने कहा, भारती खन्ना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। पर भारती की शक्ल देखकर उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि भारती का इस तरह उससे मिलने आना सरप्राइज नहीं, मजबूरी थी। भारती ने नीरजा को वीरा की सारी कहानी बताई और मदद की गुहार लगाई। नीरजा बिना कुछ सोचे वीरा की मदद करने के लिए तैयार हो गई। नीरजा भारती के घर पर वीरा के सामने बैठी थी। उसने देखा कि वीरा के गले पर उंगलियों के निशान थे और वो निशान इतने बड़े थे कि वो किसी आदमी के तो नहीं हो सकते थे। नीरजा ने कुछ देर और वीरा को देखा और बाहर आ गई। बाहर आकर नीरजा ने भारती, आलोक और अपर्णा से थोड़ा डर के साथ कहा, यह बात तो तय है कि वीरा के ऊपर किसी साए का असर है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी स्पिरिट किसी इंसान को नॉर्मली 2 रीजंस की वजह से फॉलो करती है। पहले ये कि उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है जिसे वो पूरा करना चाहती है, और दूसरा है बदला। बदला शब्द सुनकर आलोक के शरीर में एक सरसरी छूट गई। जिस तरह से वो साया वीरा को परेशान कर रहा था, उसका मकसद शायद बदला ही था, लेकिन वीरा की याददाश्त चले जाने की वजह से ये बताना नामुमकिन हो गया था कि वो साया कौन था और वीरा के अतीत से किस वजह से जुड़ा हुआ था। वीरा की याददाश्त इस गुत्थी को सुलझाने में एक बड़ी परेशानी बन गई थी, मगर नीरजा के पास इसका भी एक सल्यूशन था। नीरजा ने कहा कि वो अपनी शक्तियों की मदद से इस प्रेत से बात करने की कोशिश करेगी। यदि उसे उस प्रेत के बारे में कुछ भी पता चल जाता है तो उस पर काबू पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इस रिचुअल को करने का एक ही रास्ता था, घर के सभी लोगों को एक साथ रात 3 बजे इकट्ठा होना होगा, और तभी नीरजा उसे बुला पाएगी और उससे बात कर पाएगी। इस काम में बहुत बड़ा खतरा था, जान का खतरा, मगर किसी भी खतरे की परवाह किए बिना आलोक, भारती और अपर्णा इस काम के लिए एकदम तैयार थे। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट।
मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम, बजाते रहो।